अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल व्यू। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार, जिसका नारा था तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। लेकिन हुआ ऐसे नहीं, इसके बिल्कुल बरक्स हुआ, मोदी बार। अब ये था राहुल गांधी की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक मतन जो मैंने आपके सामने रखा है। और राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो भारतीय सरकार यानी बीजेपी सरकार, जिसको आशीर्वाद हासिल थी वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी की, वहाँ के इलेक्शन कमीशन की और सरकारी मशीनरी का, जिसका बेदरेग इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने, न सिर्फ गिरफ्तारियां बल्कि प्री पोल रिगिंग का मुर्तकिब करार पाया नरेंद्र मोदी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तफसील से राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, अपनी गिरफ्तारी और सियासी कैदियों की एक तफसील भी सामने रखी। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को शिकस्त हुई है, और नरेंद्र मोदी को शिकस्त हुई है भारत में इंतहा पसंदी और भारत के आइन की पामाली। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं आइन की बहाली की बात कर रहा हूं, मैं आइन को बहाल करना चाहता हूं। उनका इशारा आर्टिकल 370, 35A सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और इसी तरीके से 15 लाख से ज्यादा बंगालियों की बेदखली, जाली डोमिसाइल का इजरा और मकबूजा वादी पे जो कब्जा किया गया है उस हवाले से उन्होंने इशारा किया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन इंतखाबात में बड़े बड़े अपसेट देखने में आए। हम बात तो कर्नाटक की करेंगे जिसके लिए बड़ा बड़ा नाटक किया, लेकिन उससे ज्यादा 1984 में घर के बाहर इंदिरा गांधी को कत्ल करने वाले का जो फर्जंद है, वो जिसका नाम है जी सरबजीत, वो भी 48,000 की लीड लेता हुआ हमें नजर आया। भारतीय इंतखाबात हैं, बड़े बड़े इसमें अपसेट हैं, लेकिन कांग्रेस बशमूल 25 दीगर जो सियासी जमातें हैं, उन्होंने जुलाई 2023 में एक बड़ा अहम इजलास किया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन नजर यह आ रहा है कि मोदी को आसानी से कामयाबी हासिल नहीं होगी, बल्कि उन्हें नाकों चने चबवाए हैं अपोजिशन ने और अपोजिशन के इत्तेहाद ने। बहुत सारे मामलात हैं, 7 मराहिल गुजर चुके हैं और जो 2019 के इंतखाबात थे, 303 सीटें हासिल करने वाला नरेंद्र मोदी इस वक्त नाकामी का शिकार है। और एक कंट्रोल्ड एग्जिट पोल जिसके बारे में आज राहुल गांधी ने भी कहा, जिसने बड़ा वावेला मचाया कि मोदी सरकार जो है उसने कामयाबी हासिल की है। लेकिन कुछ ज़मीनी हकायक और अमित शाह जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और ट्राइका प्लस की बात भी मैं यहाँ पे ज़रूर करूँगा, क्योंकि जो मेरे साथ माहिरीन हैं वो बेहतर अंदाज से आपको बताएंगे। ये ट्राइका प्लस का आगाज़ होता है जी डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी, और उसके बाद एक और इस ट्राइका प्लस में शामिल है, वो हमारे जो यहाँ पे माहिरीन हैं वो आपको बताएंगे कि ये ट्राइका प्लस का किस तरह खात्मा हो रहा है। क्योंकि दुनिया में जो सेंटिमेंट और पॉपुलिस्ट मूव चली है, इसका डाउनफॉल नजर आ रहा है। इसके जवाल की क्या वजूहात है? क्या ये पॉपुलिस्ट मूड, सेंटिमेंट वोट, लोगों के जज्बात को उभारना, हिंदुत्वा सरकार या अखंड भारत का झूठा ख्वाब दिखाकर और ऐसे मुल्क को भी बीच में शामिल किया गया जो आज इंडिया के लिए तराने भी बजाता है, ढोल भी बजाता है, लेकिन उसे यह पता नहीं कि वो अखंड भारत का हिस्सा बनने जा रहा है। गो कि ये एक दीवाने का ख्वाब है और नरेंद्र मोदी की एक नाकाम कोशिश और साजिश है, लेकिन उस मुल्क को भी इसका एहसास होना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवाते चलें। हरदिल अजीज़ हाफिज़ ताहिर खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कलमकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर खलील साहब। रशीद साफ़ी साहब, आपको हमेशा अपने बेबाक तज्ज़ियों और एक डिफरेंट अपनी राय रखते हैं, आपके सामने होते हैं हमेशा स्क्रीन पे। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब। आगा इकरार हारून साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बेबाक तज्ज़िया है, ज़रा हट के बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका भी। हमायूं खान साहब भी हमारे साथ हैं, प्रोड्यूसर साहब। अभी थोड़ी देर में हमें हमायूं खान साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनका तारुफ भी आपसे कराए देते हैं। वो भी सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं। हाफिज़ साहब, ये इतना बड़ा मार्का और मोदी की शिकस्त, बहुत सारे अवामिल का तो हम बात करते हैं, लेकिन सबसे अहम चीज अरविंद केजरीवाल की बात करें। दूसरी मर्तबा उन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ा, कामयाबी उन्होंने समेटी, गिरफ्तार भी वो हुए। ये हुआ क्या है? ये देखें, अरविंद केजरीवाल का जो मामला है वो एक यूनिक किस्म का वाक़या है, क्योंकि इंडिया की कैपिटल में उनकी गवर्नमेंट, एक मुखालिफ रहनुमा की हुकूमत, गरीब आम आदमी पार्टी की हुकूमत, ये मोदी ने कभी कबूल नहीं की।
और यही वजह है कि मोदी ने उनका बजट भी बंद किया, उसके जो वर्कर्स थे उनको जेलों में डाला। और ये दूसरा, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, ये दूसरा इलेक्शन था कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ा और उसके बाद उन्होंने बड़ी भरपूर तरीके से अपनी पार्टी को भी कामयाबी दिलाई और ख़ुद भी कामयाब हुए। ठीक है। आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई पहलुओं से बड़ी अहमियत की हामिल थी, इस लिहाज से कि इंडिया का इंतखाबी अमल तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब नताइज जो हैं वो मुरतब किए जा रहे हैं। नताइज जिस तरह से मुरतब किए जा रहे हैं, राहुल गांधी ने बहुत से ऐसे पहलू आश्कार किए हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो अब तक मोदी सरकार जो है जिन पर लबादा ओढ़े हुए थी। उन्होंने बिल्कुल ये एक हकीकत की निशानदेही की कि मोदी ने ये इलेक्शन जो है वो पूरी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया और इसमें तमाम पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी, ब्यूरोक्रेसी शामिल थी और इंडिया के तमाम अदारे जो है मोदी के इलेक्शन के लिए, सुप्रीम कोर्ट का खुद अदलिया जो है, हाँ, कंट्रोल्ड कमीशन जो बनाया अदलिया के जो बाबरी मस्जिद फैसले पे हैं, जिसने कंट्रोवर्शियल फैसला अदलिया के जो फैसले हैं, खा वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से हों या नई दिल्ली के हवाले से, तो ये तमाम फैसले जो हैं वो, या बाबरी मस्जिद के हवाले से, तो ये अदलिया जो है वो खुद एक फरीक बन गई थी मोदी के हक में। तो ये दुरुस्त बात है कि मोदी ने ये जो इलेक्शन है ये एक इंतहा पसंदाना नज़रिए की बुनियाद पर लड़ा, उन्होंने मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर लड़ा, उन्होंने इस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा कि जहाँ जहाँ मुसलमान आबादी के इलाके थे वहाँ पर ये कहा गया कि भाई कि आप इनको वोट न दें, ये बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं और ये भारत का जो है वो सरमाया खा रहे हैं, भारत का बजट खा जाते हैं। देखिए ये वो जहन है। लेकिन सर ये माइंडसेट देखें सर, नहीं, इसमें मैं कुछ इजाफा करता चलूं, यानी अहमकाना सोच की हामिल लोग हैं जिनको ये यकीन आ जाता है कि पाकिस्तान जो है वो टिड्डियों से हमला करता है, अपने गुब्बारे भेज देता है, कबूतर भेज देता है। ये तो माइंडसेट है सर। ये देखिए ना, वही कह रहा हूँ ना, एक इंतहा पसंदाना माइंडसेट उन्होंने, उनके बीजेपी ने तैयार किया। लेकिन भारत के अवाम बाशऊर हैं, उन्होंने जो है इस कम से कम ये है कि मोदी का बयानिया उसको पूरी तरह से इंडिया में शिकस्त हो गई। देखें, उन्होंने मोदी ने हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो एक फाशिस्ट और एक बदतरीन किस्म का इंतहा पसंद जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। और हम ये देख रहे हैं कि भारत ने अगर मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी के ज़रिए वहाँ डेमोग्राफिक तब्दीली लाने की कोशिश की है, तो ये तमाम जो है वो ये सब कुछ जो है इसराइल भी कर रहा है अपने इलाके में। तो एक नेक्सस नज़र आता है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो इक़दाम किए, भारत ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को ख़त्म करने के लिए, उनकी नस्ल कुशी के लिए और उनकी आबादी को वहाँ से तब्दील करने के लिए आबादी का सर, ये ज़ायनिस्ट से इंस्पायर लोग ही थे जिन्होंने 1925 में आरएसएस बनाई। ये वही लोग हैं। देखें, ये रोड मैप वही है जो इसराइल का है, जो इंडिया ने अपनाया है, वही हथियार इस्तेमाल किए गए इंडिया मकबूजा कश्मीर में भी, और वही स्लोगन इस्तेमाल किए गए जो इसराइल जो है फ़लस्तीनियों के खिलाफ। अच्छा, ये जो आपने पॉइंट उठाया रशीद साफ़ी साहब, 25 जमातों पर मुश्तमिल जो इत्तेहाद था, जनता दल, शिवसेना, जिसको हम बजरंग दल और बीजेपी के साथ जोड़ते थे एक ज़माने में, और उनकी यूथ की बड़ी नुमाइंदगी भी नज़र आती थी, और सोशलिस्ट और दीगर सियासी जमातें जिसमें आल इंडिया मुस्लिम लीग, ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन जमातों ने मोदी के बयानिए को बीच सड़क पे न सिर्फ फोड़ा बल्कि पैरों तले रौंद डाला है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये मोदी की सरकार, अगर जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइया में कहा कि इस दफ़ा 400 पार, तो वो बात तो नहीं बनी और बिल्कुल उनको मुंह की कहानी पड़ी है। और स्पेशली जहाँ जहाँ पे इंतहा पसंद हिंदुओं की बजाय दीगर अक़लियतें जो हिंदुस्तान में बस रही है, वहाँ पे मोदी को भरपूर जवाब दिया गया। हाँ। ये आपको इल्म है कि 543 के जो पूरा ईवान है उसमें कम से कम आपको 272 सीट्स लेने की ज़रूरत होती है। इस वक्त वो भी मोदी को नहीं मिल पा रही है, और जो अंदाजे हो रहे हैं, और कांग्रेस ने और उनके इत्तेहादियों ने
बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। और उसकी वजह शायद उन जमातों की अपनी अहलियत तो अपनी जगह पे होगी जो भारत में जो उनकी अपनी सियासत है उसके हवाले से, लेकिन मोदी सरकार ने जिस राह पे जो सो कॉल्ड दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत थी जिस पे उन्होंने गामजन करवाया था, उसके नताइज आज उनको देखने पड़ रहे हैं और उनका गुरूर और तकब्बुर जो है वो खाक में मिल चुका है। इस दफ़ा मोदी को चाहे अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब होते भी है तो वो इस तरह बेलगाम नहीं होंगे। उनको बाकी जमातों का जिनका आपने जिक्र किया उनको साथ लेके चलना होगा। जाहिर है कुछ उसमें मुस्लिम नुमाइंदगी भी है, उसमें अक़लियतों की लेकिन एक नुमाइंदगी बात भी है। बड़ी हैरान कुन है, 2019 और 2014 की भी हम अगर बात करते हैं, जो इंतखाबात हुए उसमें भरपूर अंदाज से पाकिस्तान बैशिंग हुई, मुस्लिम बैशिंग हुई, एंटाई मुस्लिम नैरेटिव बिल्ड किया गया, उससे उनको कामयाबी हासिल हुई। इस मर्तबा क्या वो दलित प्रोडक्ट नहीं और छोटी जो जातें थी, क्या उनको इस बात का इदराक हो गया कि शिव की धरती में सिर्फ ब्राह्मण्स की जगह है, उनको निकाल दिया जाएगा? यही बात मैं कहने वाला था कि उन्होंने इस दफ़ा भी पाकिस्तान बैशिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और घुस के मारने की जो इस्तिलाह उन्होंने इजाद करवाई थी कि इस दफ़ा घुस के मारेंगे, तो इंडियन वोटर ने उनको अपने मुल्क में घुस के मारा है। बीजेपी को जो मुंह की कहानी पड़ी है और जिस तरीके से उनको हिजमियत का सामना करना पड़ा है, ये उनके वहम गुमान में नहीं था। और डॉक्टर साहब आपके लिए जो और हमारे देखने वालों के लिए बात ज़रूरी है कि स्पेशली जो वादी है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और जम्मू, वहाँ पे बहुत बुरी तरह जो भारतीय सरकार की और कैंडिडेट ही नहीं थे बीजेपी के, नहीं थे, लेकिन इवन जिन लोगों का मरकज से राब्ता था, उमर अब्दुल्ला हो गया, महबूबा मुफ्ती हो गई, उन सबको शिकस्त हो गई। इंजीनियर रशीद, अच्छा इंजीनियर रशीद से हम बात शुरू करेंगे। इंजीनियर रशीद साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम बैक नाजरीन। बच्चा बचाओ तहरीक का हुआ खात्मा, हिंदुस्तान से जाओ तहरीक का आगाज हो चुका है और हिंदुस्तान के लोकसभा इंतखाबात में नरेंद्र मोदी सरकार का बयानिया न सिर्फ पिट चुका है बल्कि राहुल गांधी डट चुका है। सूरत हाल क्या है? और रशीद साफी साहब, मैं नई तमीद बांधना चाहूंगा, आप ब्रेक से कबल कोई इंजीनियर साहब का जिक्र कर रहे थे और इंजीनियर मकबूजा रशीद- वादी के इंतखाबात जी। में जो अपसेट हुआ है उस पर भी जो तहाड़ जेल में इस वक्त जो सो काल दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में क़ैद इंजीनियर रशीद है, जो भारत की नज़र में दहशतगर्दी है लेकिन मुसलमानों की नज़र में वो हुर्रियत पसंदी है, उन्होंने भारी अक्सरियत से शिकस्त दी है मकबूजा कश्मीर में वहाँ के जो इलीट था और वहाँ से नौजवान कश्मीरी मुसलमानों ने जो लेगेसी पॉलिटिक्स है उसका मुकम्मल सफाया कर दिया। दो वज़रा आला जो कश्मीर के हैं महबूबा मैं मुफ्ती। रशीद साफी साहब यहाँ आपको रोकना चाहूंगा अपने नाजरीन के लिए भी। वादी को दो हिस्सों में तकसीम किया, जी। जाली डोमिसाइल्स का इजरा किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात किए, आईन मुअत्तल किया, जाली वहां पे आबादकारी करवाई गई, ये जो 35 ए जिसको हम कहते जी। हैं, इसको इम्पोज किया गया। उसके बावजूद भी इसके बावजूद दो साबिक वज़रा जिन पे ये जो मकबूजा कश्मीर के लोगों का ये ख्याल था कि इनके मरकज़ से राब्ते हैं, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उन दोनों को शिकस्त का सामना है। इंजीनियर रशीद जैसे लोग जो बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं क्योंकि उनकी जुमातों पे पाबंदी है वहाँ पे, लेकिन नौजवानों ने उनकी गैर मौजूदगी में ऐसी भरपूर कैंपेन चलाई है कि 2 लाख वोटों से ये उम्मीदवार जो है जो हुर्रियत पसंद है, जिन पे तरह तरह की दहशतगर्दी के इल्ज़ाम है कि ये फंडिंग कर वो कामयाब हो चुके हैं। और दूसरे स्पेशली जो इंजीनियर रशीद की मैं बात कर रहा हूँ, उनके बच्चों ने उसकी जो है वोट बराए रिहाई के तहत एक इस नारे के तहत उन्होंने कैंपेन चलाई, जमहूरी अंदाज में भारत का जो करीब चेहरा है, जो कश्मीरियों के खिलाफ उनकी नफरत है, उसको वाज़ेह किया और भारत के मरकज़ को ये बात बताई गई। मकबूजा कश्मीर के जो मुसलमान है, ज़रूरतमंद मुसलमान हैं, उन्होंने उनको कहा कि चाहे जिनके पास पार्टी सिंबल भी ना हो, जिनके पास आपका जुडिशरी भी उनके अगेंस्ट हो, एजेंसीज भी उनके अगेंस्ट हो, उनका इंडियन फ़ौज भी उनके अगेंस्ट हो, उसके बावजूद लाखों की लीड से वो लोग जीत रहे हैं। अब जिस तरह राहुल गांधी ने कह दिया है कि मोदी जो इस्तेमाल कर रहा है ऊंचे हथकंडे, वो एजेंसीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, प्री पोल रिगिंग के बाद अब पोस्ट पोल रिगिंग पे वो चले गए हैं। चाहे मकबूजा कश्मीर का रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन मकबूजा कश्मीर के लोगों ने अपना पैगाम सुना दिया। और दूसरी बात मैं आपको अहम बात बता दूं कि बीजेपी की स्मृति ईरानी जो एक फेस था, जो उनको बड़ा जुगम था कि ऐसे लोग जो है भारी अक्सरियत से जीतेंगे,
वो हार रही है, वो लाखों के वोट से वो पीछे है। तीसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, और इसके बाद शायद आप दूसरे मेहमान को आप मौका देंगे, अयोध्या जहाँ पे आपने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, जहाँ पे आपने राम मंदिर को तामीर करने का ऐलान किया, जहाँ पे मोदी ने खुद जाके कहा कि यहाँ पे मैं राम मंदिर को तामीर करूँगा और उसके लिए बाकायदा उसकी तामीर भी शुरू उन्होंने करवा दी, वहाँ पे बीजेपी को शिकस्त हुई है। ओह, तो yes। ये तमाम चीज़ें इस इसका बात की मतलब तो गमाजी ये है है कि रशीद साफ़ी, आगा साहब की तरफ बढ़ते हैं। रशीद साफ़ी की गुफ्तगू से तो ये अंदाज़ा होता है कि दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे। ये मोदी की दुआ है कि दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, ये मेरे खुदा किसी को हिंदुत्वा की हवा ना लगे। अब मेरा ख्याल है ये हिंदुत्वा का राग जो अलापने वाली सरकार थी उसका तो बुरा हाल हो गया सर। ट्राइका प्लस एक हिंदुस्तान के अंदर था, अमित शाह, दूसरा वो अजीत डेवाल कहते हैं, मैं तो उसको डेवल कहता हूं, एक राजनाथ सिंह था जो भड़के मारता था, प्लस नरेंद्र मोदी, और एक दुनिया में ट्राइका प्लस था। जरा दोनों पे रोशनी डालिए सर। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हिंदुस्तान। अगर आप बीजेपी और आरएसएस की अगर आप हिस्ट्री को देखें या इनकी पॉलिटिक्स को देखें तो मैं उसको भरमा कहता हूँ। ब्राह्मणिज्म है और कुछ भी नहीं है। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम हुई है, मुझे explain प्लीज करने प्लीज दें। प्लीज। हमने हमेशा हिंदुस्तान को कहा कि जी हिंदुस्तान आ रहा है, हिंदुस्तान आ रहा है, ऐसा है नहीं। तो दलित भी तो हिंदू है ना, बिल्कुल। खत्री भी तो हिंदू है ना। ये आ रहा था बर्माइज्म। ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जो 1992 में अनाउंस किया था ना आरएसएस ने कि हम इंडिया को प्यूरिस्ट कंट्री बनाएंगे जिसके बीच में सिर्फ ब्राह्मण होंगे, बाकी जो हैं वो नापाक है, नापाक की है। धरती जी, में और किसी की बिल्कुल, चीज- याद आ ये गया ना। नारा था। ये सारा ये वहां से ये चला। और बेसिकली ये जो पुरुषवा का कॉन्सेप्ट है इसका हिंदुइज्म में खास, पुरुषवा सिर्फ और सिर्फ जो है उसमें जो अहम तरीन चीज़ है वो भ्रमण है। बाकी तो कोई पाँव है, कोई यानी कि उसकी कोई हैसियत लेकिन नहीं आका है। साहब ब्राह्मण में भी तो उन्होंने तकसीम कर रखी। उन्होंने कहा ब्राह्मण भी जो आरएसएस का पैरोकार है। हाँ, वो एक अलग है। तो दूसरी बात ये कि बड़ी प्यारी अभी अपना साफ़ी साहब ने बात की कि इससे बड़ी एक नई हिस्ट्री, एक तारीख क्या हो सकती है कि अयोध्या में उनका अपना बीजेपी का हारना, ये एक इससे बड़ा आप मुझे बताएं कि क्या डायनेमिक्स चेंज होंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो जैसे कि आपने कहा था, ये पॉपुलिस्ट जो एक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स दुनिया में एक वेव आई ना, ये Sentiment जो तकरीबन कहते हैं एक थ्योरी है कि 70 साल के बाद रीसेट में होता है अपना दुनिया का ये जल्दी पॉलिटिक्स का। जी जी। नहीं, ये वो 70 साल का रीसेट था। अगर आप देखें कि अगर आप कंटिन्यू करते हैं ना 45 के अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर 47 में पाकिस्तान और इंडिया की डिवीजन के बाद, तो ये एक पॉसिबिलिटी थी कि ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएंगे। और ये पूरी दुनिया में, और पूरी सुप्रीमेसी दुनिया को भी में शामिल ट्रंप कर भी लेते उसमें हैं, आया। व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट मूव चली, बिल्कुल ज़ायनिस्ट बिल्कुल मूव चली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बात यह है कि हम ये नहीं कहते हैं कि ये अभी फौरी तौर पे रिएक्शन आ जाएगा, लेकिन एक बात तो है, जब आप बात 400 की कर रहे हैं और इस वक्त आपका जो एनडीए है, अगर बीजेपी की एनडीए के अंदर अगर देखें टोटल नशिस्तें, वो तो बहुत कम है, होती जा रही हैं। वो अभी मैं उसको वही फिगर देख रहा था। देखिए वो तो एक लार्जर उनका एक आप कह सकते हैं एक फोरम है ना, या आप एक कोलिशन कह लें, उसके अंदर बीजेपी की अपनी सीटें। कर्नाटका के अलावा पूरे साउथ इंडिया में बीजेपी को शदीद शिकस्त का सर सामना वो है। पोल का जो पोल खुल गया, गांधी ने जो खोल दिया, वो भी तो बांधा अच्छा हाँ, खुल गया उधर सर। आप उधर आ जाए। ये भी देखिए तो प्लांटेड था सारा कुछ। देखिए बात यह है कि आपको एक बात माननी पड़ेगी कि इंडिया में इस वक्त 98%, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं अभी आपकी यानी कि चीजों नहीं, को मैंने आज देखा है, इंडिया की सारी 98% उसमें- इंडिया का जो मीडिया वो खरीदा जा चुका है। हाँ। या अडवानीज ने खरीद लिया है, या टाटा ने खरीद लिया है, या बिरलाज ने खरीद लिया है, इन्होंने खरीदा हुआ है। और वो किसके लिए चले काम अच्छे और करते हैं? रक्षे वाले एलके अडवाणी और ये चाय वाला मोदी नहीं। कैपिटलिस्ट जो पावर्स हैं, सर सॉरी, वो मुझे याद आ जाता है ना, चाय वाली सरकार और ऑटो रिक्शे वाली सरकार। देखिए कैपिटलिस्ट जो अपना कैपिटलिस्ट पावर जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है इस वक्त मोदी। तो उन्होंने सारा मीडिया खरीदा हुआ है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया मुकम्मल तौर पे उनके हाथ में है। और उसके अलावा ट्रोलिंग आपको पता सर है ये उनके ट्राइका है। प्लस पर भी थोड़ा रोशनी डालें ना। एक जो हिंदुस्तान का ट्राइका प्लस है और एक आलमी ट्राइका प्लस। देखिए आलमी ट्राइका प्लस के तो आप देख लें कि एक जो उनका मेंबर है उस पर तो एलिगेशन ट्रंप- लग गई हैं, 24 से ज्यादा देखिए केसेस हैं। मैं ट्रंप एक इलेक्शन हार गया, आप नया इलेक्शन में देखते हैं क्या बनता है। जो एक पॉपुलिस्ट हमारे पास था जिसने तबाह बर्बाद कर दिया पूरे सिस्टम को, तमाम रगेद के रख दिया नॉर्म्स को, वो तो इस वक्त जेल में है। और नेतन्याहू
और वो इस वक्त, लेकिन उसने भी आलमी अदालत में मुजरिम declare हो करार चुका दे है। चुका जी। उसको। अब देखें बात यह है कि अगर यहाँ पे दुनिया में अगर राइट हो, जिसको कहते हैं जस्टिस हो, तो ही शुड हैव बीन इन जेल लाइक द वन वी हैड हियर इन पाकिस्तान। अब यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऐसे ही है। मैं आखिर में एक बात करूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। ये चीज़ साबित हो गई है कि जो एक्सट्रीमिज्म है ना, उसकी एज 40 ईयर से ऊपर नहीं होती है। यानी एक्सट्रीम पॉलिटिक्स, सेंटिमेंट, कोई भी पॉपुलिस्ट मूव extremism जो है हो। वो ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। 40 ईयर्स हमने देखा है मैक्सिमम एज एक्सट्रीमिज्म की, और अब वो डाउनफॉल पे। हम ये नहीं कहते हैं कि आज ही उड़ गए, सारा खत्म हो गया है। हो सकता है कि वो आप यानी कि जो कहते हैं रल रला के लेकिन गवर्नमेंट बना ले। ये आगा साहब अजीब सी बात हुई। हाफिज ताहिर खलीद साहब भी इस पे जरूर रोशनी डालें। ये इसमें अमित शाह को प्लांट किया गया उत्तर प्रदेश, फिर ये कर्नाटक के लिए कितना बड़ा बड़ा नाटक इन्होंने रचाया, नाकामी हुई। ये आपके जो अजीत डेविल हैं, इनको श्रीनगर में बाकायदा प्लांट किया गया, यूरोपीय यूनियन के वफ्द को ला ला के झूठा इन्होंने बयानिया बनाया, सब कुछ ठीक है। यानी इनका जो ट्राइका प्लस था वो भी नाकाम हो गया वहां पे। जी बिल्कुल। देखिए बात यह कि जब अवाम वोट के लिए निकलता है, जैसे कि राहुल गांधी ने जो काम किया ना, भारत जोड़ो जो उसने वॉक की, और आइन की बहाली, तो वो बेसिकली भारत जोड़ो का कॉन्सेप्ट ये था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। उसने रिजल्ट्स दिए। लेकिन आप एक बात नोट कीजिए, इस वक्त आप पूरा इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, वो मोदी के साथ खड़ा है। इससे साबित होता है कि कैपिटलिज्म एक है, कैपिटलिस्ट पावर्स एक है, और कैपिटलिज्म उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश और है। इस सब कॉन्टिनेंट में इस वक्त जो कैपिटलिज्म का जो सिंबल है ना, या जो अपना टॉर्च बेरर है, वो मोदी है। मोदी है। हाफिज साहब, ये क्योंकि हम तो एक रिवायती गुफ्तगू करते हैं, स्टेटिस्टिक्स पर जाते हैं कि इतनी वोट मिल गए, इतने वोट नहीं मिल गए, कुछ रियलिटीज पे भी जरा बात कर लीजिए। दुनिया को एक खतरा लाहक था ट्राइका प्लस से, अब उसका डाउनफॉल नजर हमें आ रहा है। लेकिन ये बताइएगा सर, खित्ते के लिए कोई अच्छी खबर? नहीं देखें, मोदी सरकार से जान छूटी, ये क्योंकि सिग्नल आसानी से तो हुकूमत नहीं बनाएगा जो वो। इंडिया से इलेक्शन सिग्नल आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी और हिंदुत्व पर मबनी ये जो एक माइंडसेट तैयार किया गया था, अब वो ज़वाल पजीर है और वो शिकस्त खा रहा है। देखिए, ये मोदी ने जो अपना बयानिया तैयार किया था, वो न सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी बल्कि इस मुस्लिम दुश्मनी पर भी मबनी था, और इंडिया एक ख्वाब देख रहा था खित्ते का एक थानेदार बनने का। हाँ। लेकिन वो ख्वाब जो है, खुद राहुल गांधी ने आज जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सर इसको थानेदार चुना किसने था? ये आपको मालूम है कि बाबा ने चुना था, कहाँ बड़े से आया बाबा था? ने। बिल्कुल। और ये ऐसा थानेदार चुनते हैं, लद्दाख में थपड़े खाता ऐसे- रहा है, एक बुलेट ऐसे ही नहीं होता चली है और ना। वो हाल उसका हो गया। कोई कमजोर, कितने कमजोर थानेदार? ये सब कुछ इसी तरह ही होता है। लेकिन यह है कि मोदी ने पिछले इलेक्शन से कम वोट लिए हैं, और ये ट्रेंड बता रहा है इंडिया के वोटर्स का, कि वहाँ जीतने, अगर वो जीत भी गया, अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए रिजल्ट पूरी तरह से, अगर वो जीत भी गया, लेकिन उसका बयानिया जो है पूरी तरह से, ना सिर्फ ये है कि वो जो आपने कहा था ना, हंडिया बीच और राइप फूट गई है, तो वही हुआ है कि अवाम जो है हकीकत जान गए हैं, और उसका बयानिया शिकस्त खा चुका है। और इंडिया की जो अपोजिशन है, उसकी आवाज़ जो है वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे खित्ते में और सारी दुनिया है जो जमहूरियत पर यकीन रखती है, इंसानियत पर यकीन रखती है, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के खिलाफ जंग शिव लड़ की रही है। धरती का जो बयानिया था कि शिव की धरती में जो पाक लोग हैं वो सिर्फ ब्राह्मण हैं, बाकी कोई सब नहीं है। नापाक हैं, जिसमें क्रिश्चियंस थे, दलित्स थे, मुसलमान थे, सारे। आपको नहीं लगता कि अब वो शिव की तमाम धरती इलाके- में ब्राह्मण्स और वो आरएसएस के जो वो follower हैं, तमाम वो उनकी इलाके जगह जहाँ नहीं है। ये नारा गया, जहाँ ये स्लोगन गया, वहाँ पर बीजेपी को शिकस्त हो गई है। अब बीजेपी जो है उसके पास कोई रास्ता नहीं कि सिवाय अपनी शिकस्त जो है तस्लीम करे और अपने वोटर से माफ़ी मांगे, ये बयानिया वापस ले जो पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी बयानिया था और जिसकी वजह से खित्ते को गैर मुस्तहकम किया जाता रहा। अब उसे अगर खित्ते में अमन कायम रखना है तो उसे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना होंगे, पाकिस्तान दुश्मन अच्छा, बयानिया ये जो आप खत्म बात करें, करना मैं होगा। रशीद साफी साहब आपका भी टेक चाहूंगा और उससे बड़ा शॉर्ट आपका चाहूंगा कि क्या अब जो भी हुकूमत सरकार वहां पे बनती है, अब उसको ये पाकिस्तान बैशिंग, एंटाई मुस्लिम बैशिंग या एंटाई मुस्लिम नैरेटिव, इन सारी चीज़ों से हट के अब आम आदमी की फलाह बहबूद और पब्लिक सेंटीमेंट की तरफ जाना होगा? देखिए, अगर हम
भारतीय जनता दल की और भारतीय जो हुक्मरान जमात रही है उनकी हम बात करें तो उन्होंने तो कभी अवाम की सियासत नहीं की, उन्होंने नफ़रत की सियासत की और उनकी नफ़रत की जो सबसे बड़ी बुनियाद थी वो पाकिस्तान दुश्मनी पे मबनी था। तो उनका रविश तो हमें उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आने वाली, बल्कि वो मज़ीद मुश्तइल होंगे जब आप उनको मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे। लेकिन एक बात है कि हमें भारतीय अवाम का जो है उन्होंने अपने शऊर का इजहार किया है और भारत के जो जो इंतहा पसंद क़ुव्वतें थी उनको उन्होंने वोट के ज़रिए जवाब दिया है। हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी जो है वो आगे है और भारत की माधुरी लता जो बहुत मकबूल लीडर थी और अपने आप को समझ रही थी, तकरीबन 60-70 हज़ार वोटों से वो पीछे हैं उससे। और असदुद्दीन को उन्होंने कई चैलेंज दी थे कि आप मुसलमान आपको वोट दे के दिखाए, लेकिन मुसलमानों ने आके वोट दिया है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि कई जो लिबरल हिंदू थे लता उन्होंने मंगेशकर, नहीं, लता माधुरी मैंने लता कहा शायद माधुरी लता का, मैं हाँ, आपने कहा शायद वो लता बीजेपी मंगेशकर की बात बहुत करें। मकबूल लीडर है। नहीं, मैंने कहा उस वजह से कह रहा हूँ ना, क्योंकि जी। हमारे यहाँ भी मेयार बना है, या तो क्रिकेटर हो या तो सिंगर हो या तो ये वो वो सारा बहुत मिला के। मकबूल लीडर है और बहुत पहले भी वहाँ से कामयाब हुई है और बहुत ही ताकतवर और उसको एक इन्फ्लुएंशियल की तौर पर उनको देखा जा रहा था, वो उनका एक इन्फ्लुएंस था हैदराबाद के इलाके में। लेकिन ना सिर्फ असदुद्दीन इस वक्त 60-70 हज़ार जो है वो आगे हैं, बल्कि उसके साथ जो है तेलंगाना रियासत में उसकी 17 नशस्तों में से उस पे भी 8 नशस्तों पे कांग्रेस आगे हैं, 8 पे मामूली सी सबकत जो है वो बीजेपी को हासिल है, जो किसी वक्त जो है वो उनकी सबकत कम हो सकती ठीक है। है। और उसके बाद जो है एक मुसलमान उम्मीदवार वहाँ पे भी आगे हैं। तो ये जो आपका सवाल था उसका जवाब जो है भारत के वोटर ने अपने वोट के ज़रिए दिया है। लेकिन मोदी है शातिर, इस्टेब्लिशमेंट है शातिर भारत का, वो उन्होंने इतनी आसानी से अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं और करनी इतनी है। और इस आसानी वक्त से हुकूमत भी नहीं कर जी, पाएंगे। नहीं, आसानी से नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़्यादा इम्कानात यही है कि मोदी जो है मोदी सरकार की रिटर्न हो जाएगी। लेकिन वो आसानी प्रॉक्सी के जरिए आसान और नहीं होगा, दानली के हुकूमत चलाना जरिए आसान नहीं होगा। और अभी जरिए इतनी आसानी से वो जो 2/3 अक्सरियत और उसके जो ख्वाब था। आगा साहब ये बताइए, असदुद्दीन अवैसी हो वो तो चले एक मुसलमान रहनुमा है, हमें राहुल गांधी से भी कोई सरोकार नहीं है। राहुल गांधी के दौर में और गांधी सरकार के दौर में भी कश्मीरियों की इज्तमाही लाशें हमने देखी हैं और जुल्म और बर्बरियत की इंतहा देखी है, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान की एक पॉलिसी रही है कि वो मारो, कत्ल करो और रूल करो, हुकूमत करो, वो रहा है। लेकिन आने वाली सरकार जो भी हो, कोई पैगाम जरा देना सर, क्या पैगाम उनको देंगे कि खित्ते के लिए जो है कौन सा लाएअमल जो है वो बेहतर रहेगा, वरना पिट ना खाएं। और देखिए बात यह है कि जो टेस्ट हिस्ट्री है 76-77 साल की, वो ये है कि इंडिया में तमाम इलेक्शन जितने भी हुए हैं वो पाकिस्तान दुश्मनी और पे ही हुए हैं। उसमें सिर्फ ऐड ऑन जो किया बीजेपी ने, वो इस मुसलमान दुश्मनी भी कर दिया। ठीक है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंडिया में कौन सी हुकूमत है, क्योंकि वहाँ से कभी भी कोई अच्छाई की खबर नहीं आनी है। हम आप जेहन में रखिएगा कि आपका ख्याल है कि ना, फॉर एग्जांपल अगर आ जाती है कांग्रेस, आ जाती है आफ्टर सो लॉन्ग टाइम 10 ईयर्स, जो कि आती नज़र भी नहीं आ रही है वैसे, तो वो कोई पाकिस्तान के इंडिया के साथ हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं होगा। और जैसे कि इन्होंने अभी कहा है अपना साफ़ी साहब ने कि जहाँ तक इसकी बात है तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होकर अब एक स्टांस लेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि उसने लूज़ किया है। और वो अभी मैं ये देख रहा था, हमारा एक साउथ एशियन एडिटर्स फोरम है, तो ये 8:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये स्पीच करने जा रहा है। जो पॉइंटर्स आए हैं उसमें यह है कि वो तो ऐसा पोर्ट्रे करने जा रहा है पूरी दुनिया को कि मैंने फिर एक दफ़ा इलेक्शन। अच्छा, मैं आगा साहब क्योंकि कंक्लूड करने हैं, हमने बड़े अहम मौजू की जाने बढ़ना है और पाकिस्तान के एक अजीम दोस्त के साथ जो मफामती यादाश्तों से लेकर फेज़ 2 में जो डेवलपमेंट होने जा रही है उस पर बात करूँगा। लेकिन अपने नाजरीन के लिए भी और आप सब के लिए भी कि आज रात से ही जो हमारे ट्रोलर्स हैं ना, उसका आपको सिमत पता चल जाएगा। देखने वालों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अपने नौजवानों को, आज से ही आपको ट्रोलर्स का पता चलेगा कि उनका टिल्ट किस तरफ है। फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा हुबुल वतनी का और ट्रोलर्स का कि वो पाकिस्तान मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो आज उस पर मोहर लगा देंगे। ये मैं बड़ी अहम आपसे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ये प्रोग्राम जो है वो लाइव तो नहीं होगा, लेकिन ये बात आप अपना जहन नशीन कर लें कि आज से जो हमारे ट्रोलर्स हैं वो क्या करेंगे, और जो बाहर बैठकर जो ट्रोलिंग करते हैं पाकिस्तान की नेशनल, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी या पाकिस्तान के कौमी इदारों के खिलाफ, उनका टिल्ट किस तरफ होगा। ये आप मेरे ट्राइका प्लस वाला जो सवाल था उससे आपको उस तक आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे। चीन का जी बड़ा अहम दौरा है, अजीम दोस्त है, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची
और समंदर से समंदर से गहरी, गहरी। यानी इसके लिए बहुत सारी मिसालें दी जाती हैं जी। 2015 में सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान तशरीफ लाए, $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, 51 MOUs पर साइन हुआ। फेज 1 जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर पे काम हुआ, फेज 2 जिसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर और दीगर अजीमुशान मंसूबे हैं। और इस फेज 2 के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है जी। इक्तिसादी जोन है, 5 इक्तिसादी जोन है जो कि डेवलप्ड होंगे। हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं खान साहब, बहुत सारी तफसीलात मेरे सामने मौजूद हैं, लेकिन आप इस पर जरा रोशनी डालिएगा। प्राइम मिनिस्टर का ये 5 रोजा दौरा है, बहुत ज्यादा हमारी तवक्कुआत हैं, इन तवक्कुआत को आप किस तरह देखते हैं? और आने वाले दिनों में ये जो रोल बैक किया गया था, सी पैक को नुकसान पहुंचाया और एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करने की भरपूर कोशिश की गई 3.5 साल हुकूमत में, क्या उसका खात्मा देख रहे हैं आप मुकम्मल? जी थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है जी बिल्कुल, जिस तरह भी आपने एक्सप्लेन किया, मेरा ख्याल है अपनी नौयत का और इस वक्त के जो हमारे वज़ीर आज़म है, अगर उनके मुख्तलिफ जो दौरे देखें, तमाम दौरे बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्रंच या जो इकोनॉमिक मसाइल के अंदर से गुजर रहा है उसके अंदर ये चीन का ये जो दौरा है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि हायर देन माउंटेन, डीपर देन ओशन, स्वीटर देन हनी, स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ये इस किस्म के जो बहुत सारे मुहावरे हैं जिससे इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को जो है बताया जाता है, ये उसकी गमाजी करता है कि चीन ने हर मौके पे पाकिस्तान की मदद की जब जब जरूरत पड़ी, और पाकिस्तान ने भी जिस जिस वक्त पाकिस्तान चीन के लिए बेहतरी की तरफ जा सकता था, उसके लिए इक़दाम कर सकता था, पाकिस्तान ने भी किए। तो ये दोस्ती एक बड़ी अहम जो है स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है, और हमेशा से जो है हमारे जो पिछले 70 साल के ताल्लुकात हैं, 73-74 ईयर्स, उसमें ऊपर की तरफ जा रही है। इस वक्त इसकी अहमियत ज्यादा इसलिए है कि इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो फेज 2 है उसके ऊपर गुफ्तगू होने जा रही है। हमारे एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो पिछले बड़े अरसे से जो है एक उसके अंदर ML1 जो है वो somehow उसके अंदर जो है स्लोनेस आ चुकी थी, बहुत सारी इसमें एक वजूहात और थी। चीज का मैं इजाफा करता चलूं, क्योंकि इसको सिंबॉलिक के अलावा भी हमने लेना है, इसकी बड़ी एक डेप्थ है और ये हमारे तमाम जो माहिरीन है वो जानते हैं, आप भी जानते हैं। शारा कराकरम की असर नौ जो तामीर की बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। जी जी बिल्कुल, सिंबॉलिक तो मैंने सिर्फ बताया चूंकि इसकी जो सिग्निफिकेंस है, बट अदरवाइज जो इसमें मुख्तलिफ यादाश्तों पे दस्तखत होने जा रहे हैं, जो फेज 2 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें भी आपने बताया 5 नए कॉरिडोर्स हैं, जो कॉरिडोर्स जो हैं जिसको कहा जाता है जॉब क्रिएशन का, उसके ऊपर गुफ्तगू होनी है, इनोवेशन के ऊपर होनी है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर होनी है, इंक्लूसिव रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर होनी है, गवादर की डेवलपमेंट के ऊपर होनी है, सिक्योरिटी के ऊपर गुफ्तगू होनी है, बिजनेस टू बिजनेस जो है एग्रीकल्चर के ऊपर होनी है, तवानाई के नए मंसूबों के ऊपर गुफ्तगू होनी है, और उसके अलावा जो है बायलैटरल जो हमारे बैंकों के दरमियान हमें जो मुख्तलिफ जो है तकरीबन $600 मिलियन की जो है दो ICBC और बैंक ऑफ चाइना उनसे 2 ट्रांचेस मिलने की तवक्को है, इसके ऊपर गुफ्तगू होनी है। तो ये अदरवाइज इसकी बहुत बड़ी अहमियत है कि हम एक नए फेज की तरफ जा रहे हैं जिसमें चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है, जो कि हमेशा से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रहा है और जिसके अंदर मिलिट्री टू मिलिट्री भी बहुत जो अहमियत की हामिल रही है, लेकिन अब उसको इकोनॉमिक टू इकोनॉमिक और पीपल टू पीपल की तरफ लेके जाया जा रहा है, जो कि इस खित्ते के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, जो कि इस खित्ते के अंदर अगर ये कॉरिडोर जो है ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके साथ साथ हम यहाँ से सेंट्रल एशिया के साथ, यहाँ से अफगानिस्तान के साथ, यहाँ से ईरान के साथ, यहाँ से इंडियन ओशन के साथ, यहाँ से पूरे खित्ते के साउथ एशिया को जो है एक कनेक्टिविटी की, और यही वो वन बेल्ट वन रोड का विजन है जिसको इस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सेकंड फेज के ऊपर पाकिस्तान की अहमियत के खान साथ। साहब, इस पे आप बड़ी अच्छी, इस पे हम आपसे गुफ्तगू मजीद भी कभी करेंगे, मौका मिलेगा। रेड सी और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के लिए जो स्टेप पूरी दुनिया जो है वो परेशान है, लेकिन सी पैक के बाद जो है 2030 के बाद जो है वो दुनिया का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा। बेनिफिशरी तो पाकिस्तान भी होगा, लेकिन ये भी बताइएगा कि GCC के इजलास होते रहे, वो बहुत सारी वजूहात, आपको 3.5 साल हुकूमत याद है, और उस वक्त 2017 में भी इंतजार में बैठे रहे, एहसन इकबाल साहब भी उस वक्त मौजूद थे, उस इजलास के अंदर कोई आया भी नहीं। ये जो सूरत हाल थी, आपको लगता है कि उसकी बहाली भी हो जाएगी?
मेरे ख्याल उसकी बहाली की तरफ जो है ऑलरेडी इससे पहले 2 विजिट्स हो चुके हैं, जिसमें हमारे नायब वजीर खारजा जा चुके हैं, उसके अलावा हमारे आर्मी चीफ का विजिट हो चुका है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की जो बायल साइड लाइन्स पे मुख्तलिफ मौकों पे जो है अपने चीनी हम मनसूबों के साथ जो गुफ्तगू हुई है, और ये उसी का एक तसलसल है कि वो जो खराबियां चंद साल पहले की वजह से हुई हैं उसको अब ख़त्म किया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे जो मंसूबे थे जो कि डिले के शिकार थे, अब उन पे बड़ा तेजी से काम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो आप जिस डिले का जिक्र कर रहे हैं वो आप उसको समझे कि वो माजी का हिस्सा हो गया, अब हम आगे की तरफ बढ़ने की बात कर अच्छा, रहे हैं। मैरी अब टाइम SCO के सिक्योरिटी के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान को की एक इनफरादियत भी है पूरी दुनिया में, ब्लू इकॉनमी की तरफ पूरी दुनिया का फोकस्ड है और सबसे ज्यादा तिजारत भी ब्लू इकॉनमी से ही होती है, तो मैरी टाइम सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, मैरीटाइम सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा आंसर है चाइना और पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, और इस वक्त चूंकि खित्ते में हम साउथ एशिया के अंदर अपनी जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक पोजीशन का बड़े अरसे से गुफ्तगू करते रहे, उसको मटेरियलाइज करने का मौका ये आ गया है कि ये वो इलाका है जहां से हम चीन की जो ईस्टर्न जो उसके इलाके हैं वहां से जो उसकी तजारत है उसको पाकिस्तान के जरिए करके, और फिर इसको आपने जिस मैरीटाइम सिक्योरिटी का जिक्र किया, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है या ये जो वो इलाका है, दुनिया की एक बहुत बड़ी तजारत इस खित्ते से होती है। तो पाकिस्तान की यहाँ पे जो पोजीशन है SCO के अंदर अगर आप देख लें, इसके अलावा जो हमारे बायलैटरल हमारे पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान चाइना की PLA नेवी के जो ताल्लुकात हैं, तो हमने हमेशा से साउथ एशिया को एक पीसफुल इंटरनेशनल नेविगेशन रूट के तौर पे लिया है, और तमाम वो ममालिक जो यहाँ से तजारत करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेशन करने की जो कोशिश की और करते रहेंगे। तो ये उसी का एक तसलसल होगा जिसमें अगर हम गवादर पोर्ट को, कराची पोर्ट को, पोर्ट ऑफ कासिम को और अपनी पूरी जो हमारा कोस्टल लाइन है उसको डेवलप कर लेते हैं, ना सिर्फ टूरिज्म के लिए बल्कि मर्चेंट नेवीज के लिए भी, जहां से ये तजारत का एक बहुत बड़ा अहम रुकन की हैसियत से शामिल आएगा, तो उसमें हुमायूं खान पाकिस्तान साहब, जो है। बहुत शुक्रिया, चाहते थे कि आपसे इस पर मजीद भी तफसील, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा है, इसको रोल बैक करना ये पाकिस्तान दुश्मनी है, इसको पसे पुश्त डाल देना, इसको कंट्रोवर्शियल बनाना, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल चीज़ें हैं, उनको मालियाती इदारों के साथ शेयर करना, ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है? हाफिज साहब वेरी शॉर्ट ये बताइएगा सर, देखिए, इस दौरे का इम्पैक्ट। सिर्फ देखें, कल जो मीटिंग होने वाली है प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक 100 मेंबर्स का डेलीगेशन गया है, जिसमें पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी के बेहतरीन जो है दिमाग साथ गए हैं। कल बिज़नेस टू बिज़नेस B2B जो मीटिंग्स हो रही है बिज़नेस फोरम की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है चाइनीज़ बिजनेसमैन से बात करेंगे सरमायाकारी के हवाले से। पाकिस्तान ने जो शोबे ओपन किए हैं SIFC के ज़रिए और दीगर इकदाम के ज़रिए, वो सामने रखे जाएंगे। 181 पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी निजकारी हो रही है और उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि इसमें गैर मुल्की सरमायाकारी आए ताकि पाकिस्तान की मईशत भी मुस्तहकम बुनियादों पर, पायदार बुनियादों पर उसवार। ये देखें, ये CPEC के अलावा है बिज़नेस फोरम की मीटिंग। जी। और बिज़नेस फोरम की इस मीटिंग के ज़रिए ना सिर्फ ये है कि पायदार तरक्की की बुनियाद होगी, बल्कि इसमें नई सरमायाकारी के नई सरमायाकारी के राहें हमवार होंगी। रशीद साफ़ी साहब, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट SIFC, उसकी जो 5 कंपोनेंट हैं वो हिस्सा हैं आपके बेल्ट एंड रोड का, और आपका जो फ्लैगशिप मंसूबा है, कितना इस्तेफादा हम कर सकते हैं इससे? देखिए, इसमें पोटेंशियल तो बहुत है डॉक्टर साहब, और इसलिए वज़ीर आज़म साहब सीधा पहुंच रहे। चीन का जो रोल मॉडल, उनका जो एक कोस्टल सिटी, और जहां पे पहला जो उनका इकनॉमिक जोन बना था शेंजन सिटी, वहां पे वो पहुंच रहे हैं। उसका मुशाहिदा करेंगे कि किस तरह एक 30-35 सालों में चीन ने एक खामोश से छोटे से जजीरे और छोटे से एक जो मचेरों की एक बस्ती थी, उसको दुनिया के सामने किस तरह एक इकनॉमिक मॉडल के तौर पर उस शहर को और उस इलाके को पेश किया है। और उसके बाद उन्होंने कई एग्रीकल्चर जोन्स का भी विज़िट करना है, और हाफिज़ साहब ने दुरुस्त निशानदेही की कि पहली दफ़ा है कि ये उनके साथ इतना बड़ा कारोबारी वफ़द जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर जो है पहली जो उनके मरहले में उनकी कोशिश ये है कि B2B जो है उस पर उनकी ज़्यादा हो। और इस दौरे की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगाए डॉक्टर साहब, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कि वज़ीर आज़म साहब को एक्चुअली 2 दावतें मौसूल हुई है। एक जो वहाँ की हुक्मरान जमात है
CPC उनकी तरफ से, दूसरा जो चीन का वज़ीर आज़म है उन्होंने अपने हम हम मनसब से भी उनकी, बिल्कुल। वो तो ये इंतहाई बड़ी अहमियत के हमारे। आगा साहब, 5 इक्तिसादी जोन जो हैं, 5 इकोनॉमिक जोन्स, उस पर फेज 2 में काम का कमिटमेंट हो चुकी है, उस पर भी काम की रफ्तार को थोड़ा सा तेज करना है। इसके अलावा क्या तवक्कुआत हैं? देखें, जहाँ तक इकोनॉमिक जोन्स की बात है, उनकी आप कह सकते हैं कि आप उनका इनपुट मैक्सिमम तब ले सकेंगे जब वहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। वहाँ पे जो ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना है, उसकी कुछ इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी ओवर यूज्ड हैं, उन्होंने ट्रांसफ़र होना है पाकिस्तान के इकोनॉमिक जोन्स में। ठीक है। एक तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह, और सेकेंडली जो वो इसकी सारी चीज़ों की तब आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम हम उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं जब ML1 जो है हमारा ऑपरेशनल होगा। बिल्कुल। ये इस और पूरे ये पैरेलल था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। जी जनाब, इसको फेज 2 2025 में मुकम्मल होना था। 2021 में इसको स्टार्ट हो जाना चाहिए था। एक जमात ने पेंडेमिक के पीछे छुपा दिया उसको। नहीं जनाब, उस उसका जमात बहाना ने ले लिया। पाकिस्तान की सारी तरक्की को यानी कि छुपा क्या दिया, दफन करने ठीक की है। कोशिश की गई। आगा साहब बहुत शुक्रिया, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, नाहिद चौधरी की अदम मौजूदगी में मैंने ये फ़राइज़ अंजाम दिए, और कैपिटल जो व्यू है प्रोग्राम, उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।